प्रश्न और देख लेना, मैं पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा, आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो, तो पहले प्रश्न में क्या कहा गया कुछ धन को डिवाइड किया जाता है रवि, रीता और राहुल के मध्य इस प्रकार से कि 5 पार्ट ऑफ रवि, यानी रवि के पार्ट का 5 गुना 5 पार्ट ऑफ रवि बराबर 3 पार्ट ऑफ रीता, 3 पार्ट ऑफ रीता बराबर 11 पार्ट ऑफ राहुल, यानी 11 इंटू राहुल। तो कहा गया इनके धन का अनुपात बताओ। अब कैसे करोगे, 5, 3 और 11 का एलसीएम ले लो। तो 5, 3, 11, 5 गुणे 3 गुणे 11, क्योंकि ये कोप्राइम नंबर है, इनका कोई कॉमन फैक्टर है नहीं, तो गुणनफल अगर दो संख्या सहभाज्य हो तो उनका जो एलसीएम होता है उनके गुणनफल के बराबर। यहाँ से 5 रवि बराबर इतना, तो रवि कितना हो जाएगा, देखो 5 रवि बराबर अगर इतना करें तो 5 5 कट जाएगा, नहीं रवि बराबर 33 हो जाएगा। 3 रीता बराबर अगर इतना तो 3 3 कट जाएगा, रीता बराबर 55 हो जाएगा। और 11 राहुल बराबर इतना तो 11 11 कट जाएगा, राहुल बराबर 15 हो जाएगा। तो आपका अनुपात कितना हो जाएगा, 33 15। क्लियर हो गया। अगले प्रश्न में क्या कहा, एक आदमी है अपनी इनकम का 35% फूड पे खर्च करता है, लिखते चलिए, यानी कि अपनी इनकम का 35% फूड पे खर्च करता है, एंड 4/15 ऑफ रिमेनिंग 35% खर्च हो गया, बचा कितना 65%। 65% का 4/13 यानी कि 4/13 हिस्सा, 4/13 हिस्सा 65 का कितना हो जाएगा 20%, यानी 20% ट्रांसपोर्ट पे, यानी ट्रांसपोर्ट पे कितना खर्च करता है 20%। ठीक है। ही इनकर्स सम अदर एक्सपेंसेस बट आल्सो सेव्स 6300 पर मंथ, यानी उसकी सेविंग जो है वो 6300 पर महीने है। ठीक है। अगर लेटर बीइंग इक्वल टू 20% ऑफ बैलेंस रिमेनिंग जस्ट आफ्टर स्पेंडिंग ऑन फूड एंड ट्रांसपोर्ट, क्या कहा गया कि द लेटर यानी कि ये जो सेविंग है बीइंग इक्वल टू 20% ऑफ बैलेंस रिमेनिंग जस्ट आफ्टर स्पेंडिंग ऑन फूड एंड ट्रांसपोर्ट। समझिएगा, कहा गया कि जो ये सेविंग है, लेटर मतलब सेविंग 6300 जो है वो किसके बराबर है, उस बैलेंस के बराबर है जो फूड और ट्रांसपोर्ट पे खर्च करने के बाद बचता है। देखो, फूड और ट्रांसपोर्ट पे हमने खर्च किया 55%, 55% खर्च कर दिया तो बचा कितना 45%। इसका 45% का 20% जो है वो 6300 के बराबर है, यानी जो सेविंग्स है वो इन दोनों पे खर्चे के बाद जो बचता बैलेंस है उसके 20% के बराबर है, यानी 45% का 20%, यानी 45 का 1/5वां हिस्सा, यानी 9% ऑफ टोटल। तो 9% ऑफ टोटल बराबर 6300, तो आपको बताना है 1% बराबर, आप कहेंगे 1% बराबर 700, यानी 100% कितना हो जाएगा 700 के बाद 00। समझ आया। आपसे कहा गया कि सिंपल से शब्दों में समझो, फूड पे वो 35% खर्च करता है, ट्रांसपोर्ट पे 20%, यानी उसने कितना खर्च कर दिया 55%। उसकी सेविंग 6300 है, ठीक है कोई बात नहीं, सेविंग 6300, लेकिन कहा गया जो सेविंग है वो फूड और ट्रांसपोर्ट पे खर्चा करने के बाद जो अमाउंट बचता है, यानी 45% जो बचता है उसके 20% के बराबर, यानी जो सेविंग 6300 है ये 9% के बराबर है। 45 का 20% यानी 9%, 9% बराबर 6300, 1% बराबर 700, यानी 100% बराबर। समझ आ गया। अगला प्रश्न देखिए, बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखो साइन थीटा, हम एक ट्राइंगल बनाते हैं, ठीक है, ये अगर थीटा हो जाए साइन थीटा, यानी ये 2 है, ये √13। अब इसको देखो 13 में से 2 जाए, 13 में से 4 जाएगा, अरे ये देखो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, 13 माइनस 4 9, 9 का वर्गमूल 3, यानी आधार 3 हो गया। अब यहाँ से tan थीटा कितने हो जाएगा, आप एक चीज कैलकुलेट करो, tan थीटा क्या हो जाएगा लंब बटे आधार 2/3। तो हम यहाँ से कह सकते हैं 3 tan थीटा बराबर 2 लिख सकते हैं। आपने कहा बिल्कुल टनाटन एकदम, 3 tan थीटा की जगह 2 लिख दो प्लस, अगर √13 साइन थीटा की बात करो तो ये भी 2 है बटे √13 cos थीटा। पहले cos थीटा की वैल्यू बताओ, cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा आधार बटे, तो यहाँ से √13 cos थीटा कितना हो जाएगा 3 माइनस 3 tan थीटा, यहाँ 3 tan थीटा कितना है 2, तो आपका उत्तर कितना हो गया 4/1, यानी उत्तर हो गया 4। क्लियर हो गया। एक चीज कर लेते हैं तब तक आप लोग, ठीक है समझ आ गया। चल अब देखो, कहा कि डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 1800 इफ देयर इज प्रॉफिट ऑफ 20% देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। देखो प्रश्न दिख रहा है, आपसे कहा गया एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 100%, 100 रुपए है। क्या कहा गया, डिफरेंस बिटवीन, अच्छा 1800 रुपए है, ठीक है, यहाँ पे 1800 कर देना, ठीक है। यदि लाभ 20% का होता है तो कॉस्ट प्राइस बताओ। क्या कहा गया कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का डिफरेंस 1800 रुपए, देखो, और लाभ 20%, लाभ क्या होता है सीपी का 20%, यानी सीपी का 1/5 हिस्सा लाभ होता है जो कि 1800 के बराबर है, यानी यहाँ से सीपी कितना हो जाएगा 1800 गुणे 5 यानी कि 9000। मैं निकालना क्या था क्रय मूल्य, आपका निकल के आ गया नहीं आ गया, आपने कहा बिल्कुल निकल के आ गया, क्रय मूल्य कितना हो गया 9000। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न देखो, डीआई का प्रश्न, डीआई इस बार टफ आई थी, लोगों ने बोला, कहा कि टेबल पढ़ो और उत्तर दो, प्रश्न को पढ़ते रहिए उत्तर दी। कहा कि टेबल जो है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो अपीयर होते हैं और क्वालिफाई होते हैं, ईएमसीईटी का टेस्ट होता है जिसमें अपीयर होने वाले और क्वालिफाई होने, जैसे ए में अपीयर कितने हुए क्वालिफाई कितने हुए, बी से अपीयर कितने हुए क्वालिफाई कितने हुए, सी से अपीयर कितने हुए क्वालिफाई कितने हुए, डी से अपीयर कितने हुए, ई एफ से अपीयर होने वाले क्वालिफाई होने वाले अलग अलग सालों में दिए गए हैं, ठीक है।
अब आपसे क्या कहा गया, टोटल परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु क्वालिफाइड इन ईयर 2016। अब पहले आपको कहां फोकस करना है, 2016 पे। 2016 कहां है, यहाँ 2016 में टोटल क्वालिफाई होने वालों का परसेंटेज देखो। 2016 में ए से कितने लोग पार्ट लेते हैं, 55। तो हम पहले लिखते हैं कितने कितने लोग पार्ट लेते हैं। बी से 35, सी से 48, डी से 50, ई से 55 और एफ से 7। पास कितने होते गए, 42 यहां पास हुए, 22 यहां पास हुए, 26 यहां पास हुए, 30 यहां पास हुए, 27 यहां पास हुए और 19 यहां पास हुए। यानी आउट ऑफ इतने स्टूडेंट इतने पास होते हैं, परसेंटेज निकालना है। आप जोड़ते चले जाओ, जोड़ोगे कितना होगा, 2 2 4 6 10 7 17 9 26 के 6, हंसी लाई 2 2 1 3 2 5 3 8 2 10 2 12 4 16, यानी 166 लोग पास हुए आउट ऑफ 5 5 10 8 18 5 23 के 3, हंसी लाई 2 6 2 8 5 13 5 18 4 22 3 25 5 30। 303 स्टूडेंट्स में से 166 पास हो गए, तो गुड़े में 100 लगा देंगे, परसेंटेज आ जाए। अब आपने कहा एक काम बताओ, मैंने कहा 3 से काट के देख लेते हैं। 3 से काटेंगे तो 101 हो जाएगा, 3 से इसको काटेंगे 3 पचे 15, देखो 3 पचे 15 और 3 पचे 15.33 हो जाएगा। अब किससे कट रहा है, आपने कहा 3 से कटेगा, मैंने कहा नहीं कटेगा। 101 किससे कटता है, आपने कहा अभी तो किसी से नहीं कटेगा। तो 100 से 101 काटेंगे तो पॉइंट में समथिंग आ जाएगा, 1.01 आ जाएगा। अब 1.01 से अगर 55 33 को डिवाइड करेंगे तो लगभग 55 के करीब आंसर होगा। तो 55 के करीब कहां पे आ रहा है, आपने कहा ये तो भैया देखो 101 से मैं 5533 में डिवाइड करता हूं, देखो मैं इस वजह से डिवाइड कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में कंफ्यूजन ना हो। ये 505 हो गया, ये बचा कितना 8, यहाँ पे बचा कितना 4, यहाँ पे बचा कितना, अरे देखो 4 बचा और ये 83। अब कितनी बार जाएगा, 5 बार जा सकता है, नहीं 4 बार जाएगा, यानी 54 पॉइंट समथिंग होगा, बस आपका आंसर आ गया। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। कहा कि जून में रोहित का बैंक बैलेंस इतना था फॉर 25 दिन, 2 दिन के लिए इतना था और 3 दिन के लिए इतना था। कहा कि एवरेज बैलेंस बताना। अब देखो 5000 था 25 दिन के लिए, हमने ऐसे लिख दिया 5000 25 दिन के लिए, 20,000 ठीक है 2 दिन के लिए और 15,000 3 दिन के लिए। 1500 नहीं 1500 यहाँ पे इसको मिटा दें, 1500 3 दिन के लिए। अब आपसे कहा गया एवरेज बैलेंस, देखो 5000 25 दिन के लिए था यानी 125,000 इधर हो गया, 20,000 2 दिन के लिए यानी 40,000 इधर हो गया और 1500 3 दिन के लिए यानी 1,500 3 दिन के लिए यानी 4,500 इधर हो गया। कितने दिन, 25 2 27 3 30 दिन के लिए, यानी एवरेज कितना हो जाएगा, टोटल रुपए बटे टोटल दिन। तो 125 40 165 4 169.5 हजार, यानी कि 3 जीरो लगा दो। अरे ये 3 जीरो लगाने का मतलब 169.5 गुणे 1000 यानी कि 169,500 और बटे में 30 करना, ये कटा 3 से काट दो, 3 पचे 15, ये कटा 3 छक 18, ठीक है 3 पचे 15 3 छक 18 3 पचे 15 और 0, 5650 रुपए उसका एवरेज हो गया। देखो 5650 एवरेज आ गया। सिंप्लीफाई करना है मेरे भाई, सिंप्लीफाई करने में क्या करना होता है, सबसे पहले देखो ब्रैकेट कहां है, यहाँ पे 5 से काट दो, 5 से 25 कटेगा 5, 11 से कटेगा 4 यानी 5/4 हो गया। अब 5/4 से इसमें डिवाइड करना है, जब डिवाइड करना हो भिन्न को तो इसका मतलब पलट के गुणा कर लो, यानी ये कितना लिखा है 3/2 गुड़े 11/5 और गुड़े पलट के 4/5 लिख लो। और यहां भी डिवाइड है तो इसको भी पलट के 15/33 लिख लो, गुड़ा ही करना है पलट के। अब देखो आपने कहा 5 से कुछ कट रहा है, मैंने कहा 5 या 15 हो गया। आपसे मैंने पूछा 2 से कट रहा है, आप कह रहे हो हाँ 2 दूनी 4 हो गया। मगर 3 से कुछ कट रहा है, आप कह रहे हो 3 11 33 कट गया। मैंने कहा क्या बचा, आपने कहा 2 गुड़े 3 ऊपर बचा, नीचे 5 बचा यानी 6/5 हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा, आगे जो बार ग्राफ है उसको पढ़िए और उत्तर दीजिए। बार ग्राफ जो है वो प्रोडक्शन दिखाता है किचन अप्लायंसेस का 3 अलग अलग कंपनियों एबीसी द्वारा 2012 से 17 तक बनाया गया। ठीक है, 3 कंपनियां हैं एबीसी जो 2012 से 17 तक अलग अलग टाइप का प्रोडक्शन करती है किचन अप्लायंसेस का। लाख में हमें मतलब नहीं, भी देखते हैं क्या पूछा गया। क्योंकि 80% ऑफ कंबाइंड एवरेज प्रोडक्शन, कंबाइंड एवरेज प्रोडक्शन मतलब क्या होता है कि पहले जोड़ते जाओ, ठीक है जोड़ के एवरेज लो, 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 जोड़ के एवरेज लो और फिर बटे 2, मतलब जब ये जोड़ के एवरेज ले लो, अब मान लो यहाँ ए आया, यहाँ बी आया, यहाँ सी आया, यहाँ डी आया, यहाँ ई आया, यहाँ फिर ए बी सी डी ई एफ का एवरेज ले लो। तो हम कहें कि अगर जोड़ के बटे 2 करें और फिर सबको जोड़ के बटे 6 करें तो हम क्या काम करते हैं, दोनों को जोड़ के एक बार बटे 2 करना है और फिर सबको जोड़ के बटे 6 करना है, तो हम एक बार में ही जोड़ के बटे 12 कर देंगे। ठीक है, तो क्या कहा गया प्रश्न में, क्या दिया गया प्रश्न में, कहा गया कि 80% ऑफ कंबाइंड एवरेज प्रोडक्शन ऑफ बी एंड सी इज व्हाट परसेंटेज मोर और लेस देन 90% ऑफ एवरेज प्रोडक्शन ऑफ कंपनी ए फॉर 2012 टू 2017। अगर बी और सी का एवरेज प्रोडक्शन निकालेंगे और उसका 80% लेंगे यानी कि उसका 0.8 टाइम लेंगे। बी और सी का एवरेज प्रोडक्शन यानी एवरेज ऑफ बी एंड सी का 80%, फिर ए का एवरेज प्रोडक्शन लेंगे और उसका 0.9%। अब कहा गया ये जो है इससे कितना परसेंट कम या ज्यादा है, तो कैलकुलेट करते हैं। बी और सी का देखो, बी और सी कौन, लास्ट वाले दोनों,
तो 130 और 70 200, 200 और ये 80 90 170, 70 और 120 कितना हो गया 190, ये कितना हो गया 170, ये कितना हो गया 290, ये कितना हो गया 220। अब जोड़ते चलते हैं 220 290 510, 510 और ये 680 हो गया, 680 और 190 यानी कि 680 और 190 870 हो गया, 870 और ये यानी कि 1040 हो गया, 1040 और 200 1240, 1240 में पहले 12 से डिवाइड कर दो तो ये एवरेज इतना आ जाएगा, 12 से डिवाइड करोगे और गुणे में 0.8 यानी कि 8/10 लिख दो, तो 10 से ये कट गया, 4 तिया 12, 4 दूनी 8 हो गया, 124 गुणे 2 248/3 करना है, यानी 3 8 24 और 3 दूनी 6.67, 82.67 ये हो। अब एक एवरेज प्रोडक्शन निकालते हैं, देखो 100 90 190, 190 और 160 350, 500 हो गया, 500 और 70 570 और ये 680, यानी 680 का 9/10 करना है, 680 का 9/10, लेकिन ये एवरेज यानी कि 680/6 कर देंगे तो एवरेज आ जाएगा, उसका 9/10 करना। अब कैसे करोगे, ये कटा 3 दूनी 6 3 तिया 9, 2 से कटा है 34, यानी 34 तिया कितना होता है 102। अब बताओ कहा कि ये जो 82.67 है ये 102 से कितना परसेंट कम या ज्यादा है। अब ये बताओ कितना कम है, लगभग 19 पॉइंट समथिंग कम। कितना कम है 19 पॉइंट समथिंग कम, 19.33 कम है। कितना कम है 19.33, 19.33 102 का कितना परसेंट है, आप कहेंगे 19.33 बटे 102, 100 होता तो 19.33, अगर 102 है तो 19.33 से थोड़ा कम, यानी 19% क्या कम है, 19% क्या है कम। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 19% कम। ठीक है, ये मोर वाला क्यों काट दिया मैंने, मोर वाला इस वजह से क्योंकि देखो पहले ही पता चल गया कि जब कम है तो मोर वाला तो आंसर हो ही नहीं सकता। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, कहा कि जो पाई चार्ट है वो डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है ग्रेजुएट्स का और पोस्ट ग्रेजुएट का अलग अलग कॉलेजेस में। देखो ये देखो मैं लिख दूंगा डेटा जहां पे लगेगा, ए का 18% है, ए का 18%, बी का 19% है, यहाँ पे 17% है, यहाँ पे 26% है और यहाँ पे 20% है। ठीक है, ये ए बी सी डी है, यहाँ पे ए का 17% है, यहाँ पे 20% है, यहाँ पे 18% है, यहाँ पे 23% है और यहाँ पे 22% है। ठीक है, कहा क्या हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑफ कॉलेज ए एंड बी आर स्टूडिंग एट ग्रेजुएट लेवल, ए और बी के कितने स्टूडेंट ग्रेजुएट लेवल। आपको देखो ग्रेजुएट लेवल स्टूडेंट पे फोकस करना है, ग्रेजुएट लेवल टोटल 18,900 है, ए और बी मिला के 18 + 19 यानी कि 37% लोग ए और बी के हैं जो ग्रेजुएट लेवल पे हैं। ठीक है, तो 37% निकाल दो, एक 18,900 का 1% 189, तो 37% इतना हो जाएगा। अब इसको कैसे निकालोगे, निकाल लेना 37 गुणे 190 माइनस 37 कर लेना, ये 0 19 सत्ते 133 हासिल आई 13, 19 तिया 57 और 13 70, 57 और 13 70, 70 ये कितना हुआ था 70, 30 में से 37 घटाना है, यानी आपका हो जाएगा 69 9 और ये 3 हो जाएगा 6993 हो जाएगा 6993। करेक्ट, अगले प्रश्न पे आते हैं, एक मिनट इसको सही कर देता हूं आपको दिखे जिससे। ठीक है, हाँ ठीक है, क्या कहा गया, त्रिभुज एबीसी इन ट्राइंगल एबीसी द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू साइड बीसी मीट एबी एंड एसी एट पी एंड क्यू। एक ट्राइंगल है एबीसी, एक ट्राइंगल है क्या क्या नाम है इसका एबीसी, एबीसी एक लाइन है जो बीसी के पैरेलल है, ये बीसी के पैरेलल है, पैरेलल को ऐसे दिखाते हैं बीसी के पैरेलल है। ये क्या करती है एबी और एसी को पी और क्यू पे मिलती है, पी और क्यू पे। जब आधार पैरेलल हो गया यानी कि दो एपी क्यू और एबीसी सिमिलर हो गए, सिंपल सी बात। क्योंकि एपी बराबर क्यूसी, एपी बराबर क्यूसी, एपी एक्स है तो क्यूसी भी एक्स है। ठीक है, क्योंकि एबी की लंबाई 12 है, अगर ये पूरा 12 है तो ये 12 माइनस एक्स, पूरा 12 है तो इतना, अगर पार्ट ए पी पार्ट एक्स है तो ये 12 माइनस एक्स। तो आपको सी क्यू की लंबाई बतानी है, सी क्यू की लंबाई बतानी है, सिंपल सी बात है। देखो मेरे भाई आपको एक चीज दिया गया कि एपी बराबर क्यूसी, एबी की लंबाई और ए क्यू की लंबाई 2 है, ए क्यू की लंबाई 2। अब आपको पता चल गया कि अगर पी क्यू सिमिलर है बीसी के तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल ए पी क्यू सिमिलर होगा ट्राइंगल एबीसी, सिमिलर हो गया तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ले लो, यानी हम कह सकते हैं एपी बटे एबी बराबर ए क्यू बटे ए सी। लिख दो एक्स बटे 12 बराबर ए क्यू 2/2 धन एक्स, ये तो हुआ, यानी कि एक्स इंटू 2 + एक्स बराबर 24, या हम कह सकते हैं x इंटू 2 + एक्स बराबर 4 × 6, 4 × 6 को क्या लिख सकते हैं 4 × 2 धन 4, तो x बराबर कितना हो गया 4। यही निकालना था, हमें निकल के आ गया, कुछ भी था नहीं, सिमिलरिटी लगाना था। त्रिभुज पी क्यू आर में पी आर बराबर 10 हम ड्रॉ करते हैं, पी क्यू आर ट्राइंगल पी क्यू आर हमने ड्रॉ कर दिया। पी क्यू आर में क्या दिया गया पी आर बराबर 10, पी आर बराबर 10, पीटी की लंबाई निकालनी है, ये पी है, पीटी की लंबाई निकालनी है जहां पे दिया गया एस टू पैरेलल है क्यू आर के, एस टी पैरेलल है क्यू आर के।
PS 6 दिया गया, PS 6 है, QS 14 है, QS 14 है, PQR ठीक है। अब आपको लंबाई किसकी निकालनी है? PT की लंबाई निकालनी। देखो आप एक बात बताओ, अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, क्योंकि आधार समान है, तो अगर मैं ए मानूं तो पूरा PR अगर 10 है तो ये 10 माइनस से हो जाएगा। अब करस्पॉन्डिंग साइड जैसे पिछला निकाला था कि PST सिमिलर हो जाएगा PQR के, तो हम कह सकते हैं PS बटे PQ टोटल 20 बराबर PT बटे पूरा 10। तो ये कितना हो गया? 10 दूना 20, यानी ए बराबर कितना हो गया? 6 बटे 2 यानी कि 3। अब ऐसे प्रश्न भी आए थे, टफ भी आया था, इजी भी आया, इसी वजह से एवरेज हो गया। देखो क्या कहा गया, कहा गया ABC कोई कार्य 12, 15 और 20 दिन में कर सकते हैं। तो कहा गया एक साथ कार्य करा। देखो 12, 15, 20 का एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा? 60। ये आपको याद हो जाएगा प्रैक्टिस के साथ। अगर 60 यूनिट टोटल कार्य है तो 12 वाला 12 दिन में 60 यानी एक दिन में 5, 15 वाला 15 दिन में 60 यानी एक दिन में 4, और 20 वाला 20 दिन में 60 यानी एक दिन में 3। तो तीनों अगर एक साथ काम करेंगे तो कितना काम होगा? 5, 4, 9, 3, 12 यूनिट। एक दिन में 12 यूनिट तो 60 यूनिट के लिए 60 बटे 12 यानी कि 5 डेज की रिक्वायरमेंट होगी। क्लियर? अगर आपने सीपीयू वाला हमारा सोल्यूशन नहीं देखा या CGL 2023 वाला सोल्यूशन नहीं देखा या फेज 12 का भी सोल्यूशन नहीं देखा, देख लेना, मजा सा आ जाएगा। और स्टार बैच प्लेलिस्ट अगर नहीं देखी, मैथमेटिक्स की वन ऑफ द बेस्ट बैच अवेलेबल ऑन एनी प्लेटफॉर्म फॉर SSC CDS किसी भी एग्जाम के लिए, देख लेना। स्टार बैच की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, फ्री है, मतलब ऐसा प्रमोट नहीं करा। दो ऑफर है जो स्वरूप को दिए जा रहे हैं। एक वॉच पे जिसका मार्केट प्राइस 1600 रुपए वाली वॉच पे दो ऑफर दिए जा रहे हैं, either two successive discount of 20% और two successive discount of 30% and 10% after each other is offered। तो अगर स्वरूप ने बेटर ऑप्शन चूज किया तो उसने कितना बचा है? देखो स्वरूप के पास दो ऑप्शन थे, एक 20-20% के दो ले लो और एक 30% और 10% का ले लो, मतलब 30% 10% का सक्सेसिव ले लो और एक 20% 20%। आप एक बात बताओ, एक्स और वाई अगर परसेंट का सक्सेसिव डिस्काउंट दिया जाए तो कितना डिस्काउंट होता है? एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100। आपको मैंने एक चीज और बताई है कि जब दोनों का सम देखो 20-20 40 30-10 40, अगर ऐसा हो तो कौन सा वाला डिस्काउंट ज्यादा होता है? आपने कहा कौन सा वाला डिस्काउंट ज्यादा होगा? अगर दोनों का सम 20-20 40 30-10 40, तो कौन सा वाला डिस्काउंट ज्यादा होगा? जिनका डिफरेंस ज्यादा हो। यहाँ पे डिफरेंस 20-20 का 0, यहाँ पे तो कौन सा वाला डिस्काउंट ज्यादा होगा? जो ये वाला। निकाल के देख लेते हैं। देखो 20-20 40 माइनस 400 बटे 100 यानी कि 4, यानी ये 36% हो गया। दूसरा वाला 30-10 40 माइनस 30 गुणे 10 बटे 100 3, यानी कि 37% हो गया। यानी कि दोनों डिस्काउंट देखो कौन सा डिस्काउंट ज्यादा है? मैंने क्या बताया, जहां पे डिफरेंस ज्यादा वो डिस्काउंट ज्यादा। अब आपसे कहा गया दोनों डिस्काउंट के बीच का डिफरेंस क्या है? तो एक जगह 36% एक जगह 37%, यानी डिस्काउंट का डिफरेंस 1%। 1% किसका? मार्केट प्राइस का। मार्केट प्राइस 1600 है, उसका 1% 16 रुपए। एक इलेक्शन होता है दो लोगों के बीच, एक आदमी को 65% टोटल वैलिड वोट का मिला, ठीक है, हम मान लेते हैं कि हमें नहीं पता कितना वैलिड है कितना नहीं, 65% टोटल वैलिड वोट का मिला। हम कहते हैं वैलिड वोट का 65% एक आदमी को मिल गया, ठीक है। 20% ऑफ वोट्स वर इनवैलिड। अब देखो सिंपल सी बात समझो, 100% वोटिंग अगर हुई तो 20% इनवैलिड हो गए, यानी वैलिड कितने रहे? 80%। और 80% का 65% भाई साहब को मिलता है, यानी 80 का 65 कितना हो जाएगा? 80 का 60 48, 80 का 5 4, यानी कि 52% एक जन को मिलता है, यानी फर्स्ट को 52% मिल गया, ठीक। अब कहा गया इफ टोटल नंबर ऑफ वोटर्स वर 7500 तो नंबर ऑफ वैलिड वोट्स दैट अदर कैंडिडेट। देखो 80% टोटल वैलिड वोट थे, मान लो 100 में से 80 वोट वैलिड थे, 52 भाई साहब को मिल गए, यानी दूसरे वाले भाई साहब को कितने मिले? वैलिड वोट 80%, इनको 52%, यानी उनको 28% मिले। 28% किसका? टोटल वोट का। देखो ये 100 का ये 80 किसका है? टोटल वोट का 80%। ये 52 किसका है? टोटल वोट का। अरे 80 का तो 65% था, लेकिन टोटल का 52% इनको मिले, यानी कि इनको कितना मिले? 80 वैलिड थे, 52 इनको मिल गए, यानी 28 इनको। 28 कहा गया टोटल वोट अगर 7500 थे तो 28% दूसरे को मिल गए। ये तो पूछा गया था कि दूसरे उम्मीदवार को वैध वोटों की कितनी संख्या थी, यानी कि दूसरे उम्मीदवार को जो मिले वो वैलिड वोट कितने मिले? 28%। 7500 का 28% यानी 75 गुणे 28। तो 28 गुणे 75 करना है तो आप क्या करोगे? आप सीधे सीधे कर लोगे। 2800 माइनस कितना हो जाएगा? 700, यानी कि कितना हो जाएगा? 2100। मैंने कैसे किया? 28 गुणे 100 माइनस 28 गुणे 25, 28 गुणे 25 700, 28 गुणे 100 2800, तो आपका निकल के आ गया 2100। समझ में आया ना? एक को 80% मिल गया, एक को 52%, दूसरे को कितना मिलेगा? 28%। टोटल वोट 7500 थे तो उसका 28% निकालना। त्रिभुज EFG में एक्स वाई पैरेलल है, EFG ड्रॉ करते हैं। EFG कोई ट्रायंगल है जिसमें
एक्स वाई पैरेलल है एफ जी के, एक्स वाई पैरेलल, पैरेलल दिखाना होता है मैथमेटिक्स में ऐसे और ऐसे ड्रॉ कर। तो क्या अगर एक्स एफ जी वाई इसका एरिया 44 है, ई एक्स रेशियो एक्स एफ 2:3 है, तो आपको ई एक्स वाई का क्षेत्रफल बताना। देखो अगर एक्स वाई पैरेलल हो गया एफ जी के, तो ये दोनों ट्राइंगल्स हो जाएंगे सिमिलर। अगर ये सिमिलर हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का हम रेशियो निकाल लेते हैं। करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो यानी कि ई एक्स बटे ई एफ बराबर, ये क्या होगा? हमने कहा ये क्यों निकाल रहे, मैंने कहा निकालो, तो आपने कहा रेशियो निकालेंगे, तो ई एक्स कितना है 2 बटे ई एफ 2 + 3। अब आप देखो, आपको पता है ट्राइंगल ई एक्स वाई इज सिमिलर टू ट्राइंगल ई एफ जी है, क्योंकि आधार समान। अगर दो त्रिभुज समान सिमिलर हो जाए, समरूप हो जाए, तो उनकी एरिया का जो रेशियो होता है यानी ट्राइंगल ई एक्स वाई की एरिया बटे ट्राइंगल ई एफ जी की एरिया, ये इनके करेस्पॉन्डिंग साइड्स यानी ई एक्स बटे ई एफ के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। सिमिलर ट्राइंगल्स का स्टार बैच वाला ट्राइंगल वाली क्लास याद करो कि अगर दो त्रिभुज सिमिलर हो जाए तो उनकी एरिया का जो रेशियो होता है उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के वर्ग के बराबर। इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो 2/5, इसका वर्ग 4/25, यानी इनकी एरिया का रेशियो हो गया 4/25। यानी हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ई एक्स वाई की एरिया अगर 4 है तो पूरे ई एफ जी की एरिया 25 है। अब समझो बात को, इसकी एरिया अगर 4 है तो पूरे के 25 है, यानी कि ट्राइंगल इस हिस्से की अगर एरिया 4 है तो पूरे के 25 है, यानी इसकी इस वाले पार्ट की एरिया कितनी हो गई 21। कितनी हो गई? तो अगर 21 बराबर 44 दिया गया तो 4 बराबर पूछा गया, यानी 21 बराबर 44, तो 4 बराबर 44 बटे 21 पूरे 4, तो 44 चौको 176 बटे 21, तो 21 अट्ठे 168 बटेगा 80, 21 तिया 63 बचेगा 17, 170 21 अट्ठे 168, यानी 8.38 हो जाएगा। देखो एक सम है जो 6600 रुपए 4 साल पे सिंपल इंटरेस्ट पे बनता है, 20% अगर ब्याज दर हो, 5% अगर ब्याज दर हो, तो सम क्या? देखो अगर 1 साल का ब्याज दर 5% है तो कितने साल? 4 साल की बात की गई, 1 साल में 5% मिलता है, तो 4 साल में मेरे भाई कितना मिला होगा? 20%। 20% मिलने का मतलब कि अगर 5 रुपए मूलधन था तो 20% मिला, यानी कि 1 रुपए मिला, और धन कितना हो गया? 6। हमारा धन 6 ना होके कितना दिया गया? 6600, यानी 6 बराबर 6600, तो 1 बराबर 1100, तो 5 बराबर 5500। समझ आ गया? सुंदर है। अब देखो रेडियस ऑफ हाइट एंड सिलेंडर ऑफ रेडियस एंड हाइट ऑफ अ सिलेंडर आर इन द रेशियो, यानी एक सिलेंडर के लिए रेडियस और हाइट का रेशियो 6/7। वॉल्यूम जो है यानी कि आयतन जो है इसका वो 792 सेंटीमीटर क्यूब है। तो इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल देखो, सिलेंडर क्या होता है? सिलेंडर आपको पता है ये शेप होता है कुछ, ये सिलेंडर होता है, एक मिनट यार जल्दबाजी में गलत क्यों बन रहा है, ये सिलेंडर होता है इस तरह, ठीक है, ये मान लो यहाँ पे लाइन होती है, इसका बेस रेडियस ये होता है, ये हाइट होती है। अब देखो इसका वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि 2 पाई आर एच होता है, और टोटल सरफेस एरिया यानी कर्व सरफेस एरिया, ये यहाँ पे लिख लेना, कर्व सरफेस एरिया इतना होता है, वॉल्यूम इतना होता है, टोटल सरफेस एरिया के लिए 2 पाई आर स्क्वायर इसमें ऐड कर देते हैं, बस सिंपल सी बात। आपने कहा अगर आर को 6 माने 6a मान लेते हैं और एच को 7a मान लेते हैं, तो वॉल्यूम कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच यानी 22/7 गुड़े आर स्क्वायर 36a स्क्वायर गुड़े 7a स्क्वायर 49a स्क्वायर बराबर 792। अब यहां से ए स्क्वायर नहीं, सॉरी एच ही लिखना है ना, यहाँ पे एच ही तो लिखना था, यानी कि गुड़े 7 है, पाई आर स्क्वायर एच यानी आर स्क्वायर गुड़े 7 से 7 कट गया, ठीक है। 22 से काटते हैं, 22 तिया 66 और बचा कितना? 132, 22 छक्के 132, यानी 36a स्क्वायर बराबर 36, यानी a बराबर 1। तो a बराबर 1 होने के साथ रेडियस हो गई 6 और हाइट हो गई 7, तो हमें क्या निकालना था? 2 पाई आर एच, यानी कि 2 गुड़े पाई 22/7 गुड़े आर, आर है 6 और एच 7, 7 7 कट गया, 22 छक्के 132 दूना 264 आपका आ गया। बोलो क्लियर? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक गिवन लाइन ग्राफ, अब की बार लाइन ग्राफ ये भी दे रहे हैं। ये लाइन ग्राफ जो है नंबर ऑफ स्कूटर अलग अलग कंपनी एक्स और जेड द्वारा मैन्युफैक्चर किए गए दिए गए। देखो मैन्युफैक्चर किए गए 2016 में कितना मैन्युफैक्चर, ब्लू वाला जो है वो एक्स का है, यानी ये वाला एक्स का है, और जो येलो वाला है यानी ये वाला वो जेड का है। ये किसका है? जेड का है। देखो 2016, 17, 18, 19 जहां जहां पे लिखा है ना वही देखो, 2019 की बात करें तो ये ब्लू वाला किसका है? एक्स का, और ये वाला किसका है? जेड। तो आपसे क्या कहा, व्हाट इज एवरेज नंबर ऑफ स्कूटर्स मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी एक्स ओवर द गिवन पीरियड? एक्स द्वारा एवरेज, एक्स द्वारा एवरेज। अब एक्स कौन सा, यानी हमें ब्लू वाले पे फोकस करना। एक साल ये भाई साहब बनाते हैं, देखो 128, कितना बनाते हैं? 128, फिर यहाँ पे 110, फिर यहाँ पे 102, फिर यहाँ पे 80, फिर यहाँ पे 109। डेटा देखो यहाँ पे वैल्यू दी है, और यहाँ पे ये ऊपर वाला कौन सा? 170, यानी 170। अब एवरेज निकालना है,
तो वो हमेशा ध्यान रखना, ब्लू वाली लाइन ऊपर तो बड़ी वाली वैल्यू ब्लू की, अगर ब्लू वाली लाइन नीचे तो ब्लू वाली मतलब छोटी वाली वैल्यू, जो लाइन ऊपर उसकी वैल्यू ऊपर लिखी रहती है, क्लियर, उसकी वैल्यू बड़ी होगी। अब इनका एवरेज निकालना, तो सबका सम करो और किससे डिवाइड करना, कितने सालों का दिया गया है 6 सालों का, तो 6 से डिवाइड कर दो। तो हम जोड़ते हैं 8 2 10 9 19 के 9 हासिल है 1, 7 1 8 8 8 16 16 1 17 17 2 19 के 9 हासिल है 19 के 9 हासिल है 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 699 बटे कितना करना है 6। ये किस में दिया गया था, देखो 1000 में, 1000 मतलब 3 जीरो लगा दो, 1 2 3। अब 6 से डिवाइड कर दो मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको मैथमेटिक्स में, आई गारंटी, आई एश्योर यू। 6 कम 6 6 कम 6 6 छके 36, 5 बचा 6 30 3 बचा 30 हुआ, 6 पंचे 30, 00 11 65 00 आपका एवरेज हो गया। कोई दिक्कत हो रही है, नहीं दिक्कत होगी भाई, ये सीजीएल नहीं, कोई भी पेपर आपको करवाऊंगा मैं, आपको दिक्कत ही नहीं होगी। आप मेंस वाली प्लेलिस्ट देख लें, सीजीएल 17 सबसे टफेस्ट माना गया, उसका देख लेना। अगर नंबर ऑफ डिजिट्स रिक्वायर्ड फॉर नंबरिंग अब, देखो सिंपल सी बात, पहले आप मुझे अगर हम नंबरिंग करते हैं तो कैसे लिखते हैं, पहले पेज को 1, दूसरे पेज को 2, ऐसे 11वां पेज 11, 12वां पेज 12, ऐसे करके लिखते हैं। अब देखो 1 से लेके 428 तक लिखेंगे तो 1 से लेके 9 तक कितने डिजिट आएंगे, 10 से लेके 99 तक कितने डिजिट आएंगे, 2, 10 से लेके 99 तक कितने डिजिट आएंगे, 2, 10 से लेके 99 तक 2, और 100 से लेके 428 तक कितने डिजिट आएंगे, 3। अब आपको मुझे एक बात बतानी है, आप मुझे बस एक बात बता दो, 1 से लेके 9 तक कितनी डिजिट हो गए, 1 2 3, आप क्या कहते हैं, कैसे निकालते हैं, 1 से लेके 9 तक कितनी संख्याएं होंगी, आप कहते हैं दोनों संख्याओं का डिफरेंस +1, 9 - 1 8 +1, यानी कि 1 से लेके 9 तक कितनी संख्या होंगी, 9। कैसे निकला, अगर मैं पूछूं ए से लेके बी तक कितनी संख्या, तो आप कहते हैं b - a +1, कितना होता है b - a +1, बस ये ध्यान रखना, आपका आंसर आ जाए। तो 9 से लेके 1 तक कितनी संख्या है, 9, तो 9 एक मतलब एक एक डिजिट 9 बार लिखा गया, तो टोटल संख्या हमने कितनी लिखी, दूसरे पे आते हैं 100 से लेके 99 तक कितनी संख्या होंगी, आप कहेंगे 99 - 10 प्लस 89 प्लस 1, 90, 90 संख्या है जिसमें 2 2 डिजिट है, तो 2 2 डिजिट 90 बार लिखेंगे, तो 2 गुणे 90 इधर लिख देंगे। 100 से लेके 428 तक कितनी संख्या है, आप कहेंगे 100 से लेके 428 तक कितनी संख्या है, 428 - 100 328 प्लस 1 329 संख्या है, तो 3 3 डिजिट लिखेंगे, तो 3 गुणे 329। अब हमने कितनी बार लिखा, 1 गुणे 9, 9 संख्या इधर लिखी, 2 गुणे 90 180 इधर लिखी, और 3 गुणे 329, 3 गुणे 330 होता है 990, 990 से 987, 987 इधर होगी। अब टोटल हमने कितना लिखा, जोड़ लो, 9 + 180 + 127, देखो 9 7 16 हासिल है 1, 8 1 9 8 17 के 7 हासिल है 17 के 7 हासिल है 1, 9 1 10 1 11, कितनी संख्या लिखी 1176। बताओ क्या था इस प्रश्न में, कुछ नहीं, बस कंफ्यूजन ना हो। देखो कहा गया ये प्रश्न, देखो मैंने बताया था आपको कि जब क्या करवा रहा था मैंने बताया था कि जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक वीडियो अपलोड कर दी, मैंने कहा था भाई ये कर लो, प्रश्न आएंगे, आप मान नहीं रहे थे। कहा गया लाइन दी गई x + y = 2, 2x - y = 1, इसकी जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, देखो दो लाइन अगर हो, मान लो ये लाइन ये लाइन, दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होता है, इसका मतलब कि ये जो बिंदु होगा वो इस लाइन पे भी लाई कर रहा है, इस लाइन पे भी, यानी ये जो बिंदु होगा इस लाइन के भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इस लाइन के भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी एक्स वाई मान लो ए भी हो, तो ए भी इसमें रखने पे ये भी बराबर होना चाहिए, यानी एक्स की जगह पे ए और बी, वाई की जगह बी रखें तो a + b = 2 होना चाहिए, और दूसरे वाले में भी रखें तो, क्योंकि दोनों का वो बिंदु है, दोनों का बिंदु यानी दोनों का से ठीक। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलेगा कैसे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब हो गया कि इन दोनों का सॉल्व करेंगे, जो कॉमन सोल्यूशन होगा वही इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, उनका इक्वेशन सॉल्व कर लो, यानी x + y = 2, 2x - y = 1, दोनों को सॉल्व करना है, यानी x y की वैल्यू निकाल, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 3x = 3, यानी x = 1, x = 1 हो गया तो y = 1, यानी x = 1 y = ये इनका हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कैसे लिखते हैं, 1,1 लिख देंगे, तो ये मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब दो लाइन ऐसे, तो ये वाला पॉइंट 1,1 हो गया। कहा कि ये इस पे लाई करता है, लाई करने का मतलब कि x की जगह पे 1, y की जगह पे 1 रखने पे सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करने का मतलब इसमें हम रख सकते हैं, तो y = 1 रखेंगे, 1 बराबर k की जगह पे 1 x + 5, क्लियर, k की जगह पे नहीं x की जगह पे 1, तो ये k + 5 हो गया, ठीक है, y की जगह पे 1 x की जगह पे 1, यानी k बराबर कितना होगा 1 - 5। तो क्या था इस प्रश्न में, कुछ नहीं था, बस आपको दिमाग लगाना। ट्राइंगल की साइड 3 4 5 है, तो आपको बताना है परपेंडिकुलर अपोजिट वर्टेक्स से ड्रा किया गया 5 लेंथ वाले पे कितना होगा। देखो 3 4 5 कहा गया, ये ट्राइंगल हो गया, 5 ये हो गया, ठीक है। अब इस पे कहा गया यहां से लंब ड्रा किया गया है, ठीक है, इसकी लंबाई पूछी गई, ये 3 है ये 4, ठीक। देखो
आपको बताइए राइट एंगल ट्राइंगल है, अब इस पे परपेंडिकुलर की लंबाई कितनी होगी? लंबाई, इस परपेंडिकुलर की लंबाई कितनी होती है? आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि अगर ये P होता और ये A होता, ये B होता, तो हम कहते हैं 1/p² बराबर, या सीधे आपको पता होगा कि अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल हो तो आप कहते हैं कि परपेंडिकुलर की लंबाई बराबर होती है ए, परपेंडिकुलर की लंबाई होती है बेस इंटू हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज। पढ़ा होगा ना? अगर राइट एंगल ट्राइंगल हो, यानी कि अगर मान लो मैं नामकरण कर देता हूं ABC और इसका नामकरण कर देता हूं D, ये B है, ठीक है, तो BD की लंबाई बराबर हो जाएगी AB गुड़े AC, AB सॉरी AB गुड़े ये BC और बटे AC, ये सबको पता है ना। BD इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? AB गुड़े BC बटे AC। ये फॉर्मूला याद रखना था, सिंपल सी बात। और अगर ऐसे नहीं याद रख सकते थे तो 1 अपॉन ये P अगर होता 1/p² बराबर कितना होता है? कितना होता है? ये होता है 1/a² प्लस 1/b। ठीक है, बस सिंपल सी बात, ये फॉर्मूला, या हम कह सकते हैं P बराबर A गुड़े B बाई हाइपोटेन्यूज। ये कोई सा फॉर्मूला याद रखते हो जाता। हमने कहा बेस गुड़े हाइट 3/4 बटे हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण 12/5 यानी कि 2.5। चाहे इस फॉर्मूले लगाते, चाहे तीनों फॉर्मूले एक ही वैल्यू देंगे, जो मन करे यूज कर लेना। ठीक है, कहा गया महीने की शुरुआत में डे 1 पे राजेश के पास 500 अंडे थे, उसने 20% एग बेच दिए दिन के अंत तक, और B% एग बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट डे एंड एडेड B% ऑफ द एग्स एट द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट डे। ठीक है, राजेश के बाद पहले दिन 500 अंडे थे। ठीक है, ठीक है, उसने 20% एग बेच दिए, यानी कि अब उसके पास कितने बचे? 400। बेचे कितने? 100। फिर दूसरे दिन के शुरुआत में B% एड यूज कर दिए, यानी कि 4 B इसमें ऐड कर दिए। ठीक है, और अगले दिन 20% बेच दिए। 20% बेचने का मतलब 400 का 20% 80 बिका, और 4 बिका यानी कि 0.8 B भी बिक गया। ठीक है, इतना बिक गया। और दिस पैटर्न कंटिन्यूड अप टू एंड ऑफ थर्ड डे ऑफ द मंथ विच इज लेफ्ट विद 1024 एक्स। तो बी की वैल्यू बतानी है। देखो, आपसे कहा गया कि दिस पैटर्न कंटिन्यूड अप टू द एंड ऑफ थर्ड डे ऑफ द मंथ व्हेन ही इज लेफ्ट विद 1024 एक्स। अब देखो सिंपल सी बात है, इसको इस मेथड से करोगे थोड़ा लंबा प्रोसेस होगा। हम क्या काम करते हैं, उसके पास कितने अंडे थे मेरे भाई? 500। ठीक है, पहले दिन कितना बेच दिए? 20%, यानी कि अब 80% बचा, यानी कि 4/5 बचा इसका। अब इतने बचे थे। ठीक है, उसने क्या काम किया, इसमें कितने जोड़ दिए? B% जोड़ दिए, यानी 100 प्लस B बटे 100 कर दिए, और फिर 20% बेच दिए, यानी कि अब इसका 4/5 बच 20% बिक गए। फिर कहा गया B% ऐड कर दिए, यानी 100 प्लस B बटे 100 फिर हुआ, और फिर 20% बेच दिए, तो 80% फिर बचे। पहले दिन के अंत में कितने अंडे बचे? इतने। ठीक है, पहले दिन के अंत में इतने बचे। उसके बाद उसने B% ऐड किया तो इतने हो गए, फिर से 80% बेच दिया, फिर इतने बचे, फिर B% ऐड किया, फिर इतने हो गए, और अब फिर 20% बेच दिया तो इतने बचे। ये बराबर दिया गया आपको 1024। तो आपको बताना है बी की वैल्यू क्या है। अब इसको कैसे निकालेंगे? बड़ा समस्या नहीं, समस्या नहीं है। देखो, 5 से 1 100 हुआ, 100 चौको 400 बटे में 400 लगा दो, यहाँ पे 400 लिख दो। ठीक है, 400 देखो 1 2 3 4, माता जी की जय जयकार, 4 से कट गया। 4 से हमने क्या काम किया, 4 उठाया और 4 से इसको काट दिया, 256 हो गया। व्हाट, यहाँ पे 5 5 10 100 बचा हुआ है, 4 से इसको काटा है 25 हो गया। ठीक है, 4 से इसको काटा 64 हो गया, यानी हमारा, फिर से लिख दे रहा हूं मैं, 64 बराबर 100 प्लस बी बटे 100 बटे बी गुड़े 1/5 गुड़े 100 प्लस बी। ठीक है, यहाँ पे 25 बचा हुआ है, बटे 25 और गुड़े 1/5। क्लियर हो गया, यानी 100 प्लस बी का स्क्वायर बराबर ये कितना हो गया? 64 गुड़े 25। देखो 64 गुड़े 25 और गुड़े 25, यानी यहां से हमारा 100 प्लस बी कितना हो गया? कितना हो गया? 8 गुड़े 25, यानी 100 धन बी बराबर कितना हो गया? 200, यानी बी बराबर कितना हो गया? यही तो पूछा गया। इस प्रश्न में ज्यादा चालाकी आपने करी, आप गए। चालाकी करनी ही नहीं थी, आप फटाफट इस पे पुट करते जाते, आपका आंसर आ जाता। क्यों दिमाग लगाना, जब बेसिक चीज दी गई है सीधे सीधे वैल्यू पुट करते जाते, आपका आंसर आ जाता। क्लियर हो गया। हमने कहा पहले दिन के अंत में उसने 80%
80% बचे ना, बचे वाले पे, क्योंकि बचे लास्ट में दिए गए तो बचे पे कर, फिर 20% ऐड कर दिया, यानी कि दूसरे दिन के शुरुआत में इतने थे, फिर 80% बेच दिए तो 20% बेच दिए, मतलब दूसरे दिन के अंत में इतने थे, दूसरे दिन के अंत में इतने थे, फिर उसने 20% ऐड कर दिया तीसरे दिन के सुबह, यानी तीसरे दिन के शुरुआत में इतने थे, और फिर 20% बेच दिया, यानी कि तीसरे दिन के अंत में इतने थे, और यही बराबर 1024 दिया गया। सिंपल सी बात है, क्लियर। एल और एम मिड पॉइंट है ए बी और ए सी का एक ट्राइंगल, देखो ए बी सी, ए बी और ए सी का मिड पॉइंट मतलब इसका मिड पॉइंट ये है, इसका मिड पॉइंट ये है, ये एल और एम। देखो एक चीज बताओ, अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाते हैं तो जो ट्राइंगल फॉर्म होता है ना, वो पहली चीज तो जानो कि सिमिलर होगा, दूसरी चीज जो एलएम होगा ना मेरे भाई, एलएम जो होगा वो बीसी का आधा होगा। अगर मध्य बिंदु को मिला के बनाया गया है एलएम, तो एलएम बराबर आधार का आधा, बीसी बराबर 18, बीसी 18, तो ये कितना हो जाएगा, एलएम पैरेलल हो गया। देखो मैंने क्या बताया, मैंने कहा अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिला के रेखा खींची गई, तो जो वो रेखा होगी उसकी लंबाई पहली चीज तो जानो कि आधार की आधी होगी, आधार की आधी होगी। दूसरी चीज, अगर ये इसके पैरेलल भी होगी तब ये ट्राइंगल सिमिलर होगा, ठीक है, मतलब मेरे मुंह से पहले सिमिलर निकल गया, यानी ये इसके अगर क्या हो गई, पैरेलल होगी, तब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। तो आपको एलएम की लंबाई निकालनी थी, क्या गाना है पता नहीं क्यों ये क्यों दिया गया, मुझे समझ नहीं आया, ये पैरेलल का कोई मतलब नहीं, ठीक है। मध्य बिंदुओं को मिला दे, पैरेलल हो गए, आधी हो गई, सिंपल सी बात है। क्या कहा गया, त्रिभुज है, इसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला दिया, ये इसके पैरेलल हुई, ये आधी हो गई, सिंपल सी बात है, बस ये ध्यान रखो, बाकी कुछ नहीं ध्यान रखो। क्या कहा गया, दो ट्रेन है जिनकी लंबाई 310 और 330 मीटर है, वो 160 मीटर दूरी पे है, ये 310 मीटर 310, वो एक दूसरे की तरफ मूव करना शुरू करती हैं। इसकी लंबाई 310 है, इसकी लंबाई 330 है, इनके बीच की दूरी 160 मीटर, 160 मीटर। एक की स्पीड 130 है, एक की स्पीड 158 है, तो कहा गया कितने टाइम में क्रॉस कर देंगे। देखो अगर दोनों ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस करनी होती केवल ऐसे, तो क्रॉस कर देती, उनके द्वारा चली गई दूरी दोनों की लंबाई के बराबर होती, योग के बराबर, लेकिन उनके बीच की दूरी 160 मीटर और है, यानी अब उनके द्वारा चली गई दूरी डी बराबर हो जाएगी L1, पहले उनके लंबाइयों का योग प्लस उनके बीच की जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, यानी उनके द्वारा कुल कितना कवर होगा, L1 प्लस L2, 640 और 160, 640 और 160, 800 मीटर, 800 मीटर उनको कवर करना, एक दूसरे की तरफ मूव कर रही है, यानी उनकी रिलेटिव स्पीड 130 प्लस 158 यानी 288 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी 5/18 से गुणा कर लो, तो 18 इक्का 18, 18 छक्के 108, यानी 16 पंचे 80 मीटर पर सेकंड, 80 मीटर पर सेकंड से 800 मीटर ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, 10 सेकंड। आउटर सरफेस एक स्फीयर का जिसका डायमीटर 10 मीटर, उसको पेंट करना है। देखो डायमीटर, पहले एक गोला बनाते हैं, ये गोला है, इसका आउटर क्या दिया गया, 10 सेंटीमीटर व्यास वाले, 10 मीटर व्यास वाले, व्यास दिया गया, यानी गलती ना करना, रेडियस, रेडियस कितना हो जाएगी, 5 मीटर। अब इसके बाहरी सतह को देखो, जब सतह प्रेस करते हैं, मतलब कलर करना है, इसका मतलब हम क्या प्रेस करेंगे, मतलब प्रेस क्या कलर करेंगे, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया कितनी होती है गोले के लिए, 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि कितना करना है, 4 पाई गुणे आर स्क्वायर, इतना एरिया हमें पॉलिश करना है या कलर करना है। एक यूनिट का 80/पाई लगता है, तो इतने का कितना हो जाएगा, 80/पाई से गुणा कर देंगे, टोटल कॉस्ट आ जाएगी, पाई पाई कटा, पाई कटा मतलब समझ रहे, 4 गुणे 25, 100 और गुणे 80, तो कितना हो जाएगा, 80 के बाद डबल शेड, इतना रुपए लगेंगे, ठीक। तो आई होप आपको सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे, आपको कट ऑफ भी समझ में आ गई होगी, टफेस्ट शिफ्ट, इजीएस्ट शिफ्ट, सारी चीजें पता चल गई होंगे। आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लेना, यहाँ पे सीपीयू वाली प्लेलिस्ट दिख रही होगी, सीपीयू वाली प्लेलिस्ट पे क्लिक करके सीपीयू वाला देख लेना, यहाँ पे फेज की प्लेलिस्ट दिख रही होगी, यहाँ पे फेज वाली प्लेलिस्ट दिख रही होगी, तो फेज वाली प्लेलिस्ट पे क्लिक करके फेज वाला देख लेना, यहाँ पे कुछ और वीडियो दिख रही होगी, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, तो वो भी देख लेना। बाकी गूगल फॉर्म जरूर भरें, और जब बाद में देख रहे हो तब तो कोई मतलब नहीं गूगल फॉर्म भरने का, लेकिन अभी जब आज 18 तारीख है, 18 जुलाई को अगर देख रहे हैं तो फिर फॉर्म भर दें, 18, 19 जुलाई, 20 जुलाई तक फॉर्म भर दें, ताकि हम एनालिसिस कर पाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यू ऑल, तुम जब बंदे मातरम, जय हिंद।